आवाज बढ़ाइए। ठीक है, चलिए साइलेंट। चलिए सवाल शुरू किया जाए। यूट्यूब दिखाइए। चलिए आज सेशन शुरू करेंगे 133 नंबर से ना। चलिए 133 से शुरू किया जाएगा। और ऑनलाइन कमांडोज, आज इनकाउंटर के लिए हम ही पहले आ गए हैं। कोई बात नहीं है। चलिए सेशन हम शुरू करें। यूट्यूब पे जो भी हमारे कमांडोज हैं ये सभी यस कमेंट करेंगे। आवाज बढ़ाया जा रहा है। आवाज ठीक है। अब आवाज कैसा है? क्या क्या खोल लें? क्यों? हमको देखेगा आज? बोर्ड देखेगा? आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हम बस कुछ समय बाद हम। चलिए उधर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फास्ट यस कमेंट करेंगे। शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। चलिए फास्ट यस कमेंट करेंगे यूट्यूब वाले सारे स्टूडेंट्स। और चलिए पहला सवाल आज के सेशन का। कहता है कि लघु उद्योग के उत्पादन हैं। लघु उद्योग की बात करेंगे। जैसे बृहत उद्योग, ध्यान रखिएगा, बृहत उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है ना। जैसे बड़े उद्योग, मध्यम और छोटे उद्योग। तो लघु उद्योग ध्यान रखेंगे जैसे रेशम उद्योग। उसके बाद कहता है फीचर, ये फर्नीचर, माचिस। फीचर यहाँ नहीं, फर्नीचर होगा। फर्नीचर, माचिस निर्माण। जबकि ध्यान रखिएगा लौह इस्पात इसमें नहीं आएगा। लौह इस्पात लघु उद्योग में नहीं है। लौह इस्पात की बात करेंगे। फर्नीचर कर दो। लौह इस्पात बृहत उद्योग में आता है। किस उद्योग में आता है? बृहत उद्योग में। जैसे याद रखेंगे, किसको नहीं आवाज जा रहा? तो आपको आवाज किसको नहीं जा रहा है? अच्छा ठीक है, धीरे सब ठीक हो जाएगा, शांति बनाइए, ठीक हो जाएगा। ये फैन बंद कीजिए। लौह इस्पात की बात करेंगे तो लौह इस्पात बृहत उद्योग में आता है। जैसे सूती वस्त्र, कौन सा? देखिए बृहत उद्योग की बात करेंगे। बृहत उद्योग मतलब बड़ा उद्योग में सबसे बड़ा है सूती वस्त्र। कौन सा? सूती वस्त्र के बाद याद रखेंगे लौह इस्पात। कौन सा? लौह इस्पात। ये दो भारत के बड़े उद्योग हैं। इसके अलावा मोटर कार, मोटर कार निर्माण, ये भी बृहत उद्योग में है। जबकि रेशम उद्योग की बात करेंगे, फर्नीचर की बात करेंगे, माचिस की बात करेंगे, ये सारे के सारे ध्यान रखेंगे लघु उद्योग के अंदर। इसमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि से नीचे की बात करेंगे तो कुटीर उद्योग। कौन सा? कुटीर उद्योग में जैसे ध्यान रखेंगे, नॉर्मल कुटीर उद्योग की बात करेंगे
जैसे आप देखेंगे कि पत्तल निर्माण है ना, छोटे छोटे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि नॉर्मलाइज देखेंगे, जैसे जितना भी लकड़ी के कुछ सामान का निर्माण होता है ना, नॉर्मल लकड़ी के सामान जैसे कुर्सी का निर्माण छोटा छोटा है ना, तो इसमें लघु भी हो जाएगा और कुटीर भी हो जाएगा, लघु भी हो जाएगा। जैसे इस्पात उद्योग, इसको आप छोटे तौर पर कैसे डेवलप करेंगे? कपड़ा उद्योग, इसको आप छोटे तौर पर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो हम उद्योग को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले बृहत उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। कौन सा? तो नॉर्मलाइज ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग का होता है, निर्माण होता है, उसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो स्पष्ट रूप से लघु उद्योग को हम मध्यम वर्ग उद्योग भी कह सकते हैं। इसलिए इसमें ध्यान रखेगा, रेशम, फर्नीचर, माचिस, ये सभी ध्यान रखेंगे लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लघु उद्योग के अंदर। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना, देख भाई सब वेरीफाई करेंगे। अगर आप बात करेंगे भारत में, गौर कीजिएगा, भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कारखाना में अंतर है। लौह इस्पात की शुरुआत जो की गई थी भारत में, सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम की अगर बात करेंगे तो लौह इस्पात की शुरुआत 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में किया गया था। पश्चिम बंगाल के कहां पे? पश्चिम बंगाल के। लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति से याद रखेंगे पहले था, मतलब ये अंग्रेज के समय का था। तो उस समय भारत सरकार की बात नहीं, लेकिन भारत में ही हुआ था। अरे भारत में ही ना शुरुआत हुआ था। तो सर्वप्रथम लौह इस्पात की शुरुआत 1874 में कहा हुआ था? पश्चिम बंगाल। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के कहां पे? पश्चिम बंगाल के। तो लौह इस्पात की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल के। कहां पे? कुल्टी। पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के, कंफर्म ना? जबकि 1907 में टाटा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? तो टाटा की स्थापना कब की गई? जमशेदजी टाटा। किनके द्वारा? हाल ही दिनों में रतन टाटा का निधन मुंबई में हो गया था, लेकिन वर्तमान में टाटा के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। कौन? नोएल टाटा है ना। तो वर्तमान में टाटा के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। टाटा की स्थापना कब हुई? 1900। और ये ध्यान रखेंगे, देश की सार्वजनिक तौर पर ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। कौन? टाटा। कौन? टाटा। ध्यान रखेंगे, देश के बड़े कंपनियों में से एक कौन भाई? टाटा। जबकि ध्यान रखिएगा कि टाटा की स्थापना के समय भी ध्यान रखिएगा कि उस समय भी स्वतंत्रता देश को नहीं मिला था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ध्यान दीजिएगा, जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद जब हुआ तो देश के सामने विनिर्माण उद्योग मशीन की आवश्यकता हुई। क्योंकि मैंने पहले बताया कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने देश के विकास और देश के डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाया गया। नॉर्मल लोग घर में भी शादी करता, सब परिवार बैठ के एक योजना बनाता है कि जो है ना, क्या खरीदना, क्या करना, नहीं करना, कितना आदमी खिलाना है, कितना आदमी नहीं खिलाना है, किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, सब चार्ट बनाता है कि नहीं है? तो एक छोटा शादी में आप योजना बनाते हैं। तो देश जब आजाद हुआ तो देश के लिए एक योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया पंचवर्षीय योजना। क्या रखा गया? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भाई देश विकास करेगा तो भाई टास्क होगा, 5-5 साल का हम एक योजना बनाएंगे कि 5 साल में इसका लक्ष्य रखेंगे, 5 साल में इसका लक्ष्य रखेंगे, 5 साल में इसका लक्ष्य रखेंगे। है कि नहीं है? जैसे आप अपने घर के लिए भी योजना बनाते हैं, तो भाई बेटी के नाम से इतना जमा कर देंगे तो 15 साल के बाद बेटी के नाम से इतना निकलेगा, फिर शादी करेंगे, बेटा के लिए ये कर देंगे,
फिर छोटका के लिए ये कर देंगे, उसके लिए ये कर देंगे, बहुत योजना है। तो जब देश आजाद हुआ तो पहली योजना थी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला था कृषि विकास। कौन? कृषि विकास। कौन? लेकिन कृषि विकास की योजना जब हम बनाए तो उस कृषि विकास के योजना जिसका ड्यूरेशन मैंने 51 से कब कितना रखा? 56। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था। कौन? और कई बार मैंने बताया कि इसमें हमने कृषि विकास का लक्ष्य रखा। किसका लक्ष्य रखा? अब जब कृषि विकास का लक्ष्य रखा कृषि के लिए तो बड़े बड़े यंत्र की आवश्यकता हो गई, क्योंकि कृषि, आधुनिक कृषि और डेवलपमेंट कृषि तभी होता जब ध्यान रखेंगे हम बड़े बड़े कृषि यंत्र, नदी परियोजना बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे भी ट्रैक्टर, थ्रेसर, धान काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं अभी आ रहा है, तो उसके लिए लोहा की आवश्यकता हुई। और जब लोहा की आवश्यकता हुई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने एक लक्ष्य रखा कि भाई जब तक लोहा नहीं होगा तब तक बड़ा बड़ा मशीन बनेगा नहीं। इसलिए कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश आजादी के बाद ध्यान रखेंगे जिसका कार्यकाल मैंने 56 से 61 रखा। 56 से ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास। कौन विकास? और इस औद्योगिक विकास में मैंने 3 स्टील प्लांट बनाया, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ था और देश के सामने उतना धन भी कम था, इसके अलावा तकनीक की कमी थी। इसलिए कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने औद्योगिक विकास रखा और जिसमें मैंने 3 बड़े स्टील प्लांट बनाया और जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई था। दुर्गापुर, राउरकेला और, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, कौन सा? राउरकेला, कौन? और भिलाई, कौन? पढ़ाए ना। तो दुर्गापुर बना था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? जबकि राउरकेला जर्मनी, राउरकेला और भिलाई रूस। भिलाई किसके सहयोग से? रूस। तो याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 कार्यकाल की बात करेंगे जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। ड्यूरेशन 56 से क्या था कि ध्यान रखेंगे टाटा की स्थापना 1900, जबकि सर्वप्रथम, प्यारे ध्यान रखना कि सर्वप्रथम लौह इस्पात की शुरुआत 1874 में पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, कन्फर्म ना? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थापित अगर पहला कारखाना तो कर दीजिएगा सर्वप्रथम 1874 कहां पे? पश्चिम बंगाल। 1874 कहां पे? पश्चिम बंगाल। क्लियर ना? जबकि टाटा की स्थापना कब हुई? 1900। और देश आजादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 56 से कितना था? 61। कितने स्टील प्लांट लगे? 3। कन्फर्म ना? क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यूट्यूब वाले कमांडो ध्यान देना है। भारत में इस्पात बनाने पहले कारखाने किसने स्थापित किया था? जमशेदजी टाटा। देखो भाई ध्यान देंगे तो यहां पर लौह इस्पात कौन सा? तो इस्पात बनाने के लिए याद रखेंगे लोहा बनाना और इस्पात दोनों में ध्यान रखेंगे क्या है कि लोहा तो नेचुरल हम पहाड़ से निकालेंगे, उसको गला के बना देंगे। एक लोहा है और एक स्टील है, दोनों में अंतर होता है। तो स्टील के लिए हम ध्यान रखेंगे मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? किसका? और निकेल। मैग्नीज और क्या? मैग्नीज और, तो मैग्नीज और निकेल का प्रयोग करते हैं हम, याद रखेंगे स्टील बनाने के लिए, है ना? तो बड़े बड़े याद रखेंगे मोटर वाहन, रेलवे, या फिर ध्यान रखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? तो ध्यान रखेंगे देश में सार्वजनिक तौर पर ध्यान रखेंगे जमशेदजी टाटा के द्वारा, अभी मैंने बताया था कि 1907 में
टाटा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? किसकी स्थापना? और ध्यान रखेंगे वर्तमान समय की बात करेंगे तो भारत में सबसे हैवी वाहन निर्माण में सबसे अग्रणीय कंपनी कौन है? टाटा है कि नहीं है? अगर आप रोड पर खड़ा होंगे, अगर 100 ट्रक जाता है तो उसमें 80 तो आपको टाटा का मिलेगा, बाकी बाद बाकी अशोक लेलैंड का मिलेगा, है ना? तो अशोक लेलैंड भी है जो साउथ इंडिया में ज्यादा है, चेन्नई में उसका कारखाना है, लेकिन 80-90% आपको टाटा का गाड़ी दिखाई देगा। बस है, मतलब हैवी वाहन सार्वजनिक तौर पर देश के इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग के लिए याद रखेंगे सबसे ज्यादा टाटा की गाड़ी है। इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग जो आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह लाता है, और इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग में याद रखेंगे कि यात्रा के लिए भी सबसे ज्यादा टाटा का ही गाड़ी है, क्योंकि जो बस का हम प्रयोग करते हैं सार्वजनिक तौर पर वो किसकी गाड़ी है? टाटा की। किसकी है? टाटा की। कन्फर्म ना? तो बड़े गाड़ी बनाने के लिए भारत की दो महत्वपूर्ण कंपनियां में एक तो अशोक लेलैंड है और दूसरा, पहला तो टाटा ही है, दूसरा अशोक लेलैंड है। इसके अलावे कृषि यंत्र एवं अन्य गाड़ी बनाने के लिए देश की बड़ी कंपनियां हैं। महिंद्रा कौन है कि नहीं है? कौन? महिंद्रा। कौन भाई? कौन? तो ध्यान रखेंगे टाटा और महिंद्रा हैवी वाहन के साथ साथ लग्जरी गाड़ी भी देश को बना के देता है। जैसे देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 4 व्हीलर गाड़ियां अगर कोई है गांव में तो वो है बेलोरो। महिंद्रा उसको थोड़ा ऐसा मॉड्यूलाइज किया कि देश, ये हमारा देश गांव का देश है। गांव का रोड भी याद रखेंगे कीचड़ युक्त होता है, गड्ढा होता है, बोला टेंशन नहीं लेना है, ऐसा बनाएंगे रोडों पर चलेगा, खेतों में चलेगा। तो बेलोरो देखेगा कि उसमें वो गुण है। लेकिन जब किसान आत्मनिर्भर हुआ देश का तो बोला नहीं, थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना के दीजिए, तो बना के दिया स्कॉर्पियो। टाटा भी पीछे नहीं था, बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हम बना के दे रहे हैं सफारी, है ना? और इस तरीके से देश आत्मनिर्भर होते गया। फिर हमारी विदेश नीति बदली, हम जापान, हमारा मित्र राष्ट्र, जापान की कंपनियां सुजुकी, होंडा और यामाहा, देश की कंपनी मारुति जो केवल मारुति बनाती थी छोटी गाड़ी, सुजुकी के साथ मिलकर लग्जरी गाड़ी दिया, स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी, है कि नहीं है? पेलेनो गाड़ियां है ना? और फिर जापान की ही कंपनी टोयोटा ने देश के लिए बहुत सारी गाड़ी बना के दिया है, जिसमें फॉर्च्यूनर पहले नंबर पर नॉर्मल चॉइस में याद रखेंगे, मीडियम और ठीक ठाक है। तो देश के लिए याद रखेंगे, विदेश के साथ भी बेहतर रही और देश की कंपनियां भी काम की। इस लेकर ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल में भारत फिलहाल आत्मनिर्भर है। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के अलावे ध्यान रखेगा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल को भी ध्यान रखेंगे। सारा गाड़ी ट्रांसपोर्ट होता है भारत से। कहां से होता है? पाकिस्तान छोड़ के। बात समझ गए ना? हाँ, तो ये ध्यान रखेगा क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ कहेगा जब तुम सोच लो कि बिना पाकिस्तान गए चैंपियन ट्रॉफी ले आया ऑनलाइन कमांडो, तब उससे अब कोई दिक्कत है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, शकरकंद अच्छे रहेंगे। रह के ही क्या होगा? रह के ही क्या होगा? तो इस लेकर से है भारत का संबंध अच्छा, इजराइल से है जिससे भारत का काम है, कि पाकिस्तान से संबंध नहीं अच्छे हैं, नहीं रहे अच्छे, दाग अच्छे हैं। चलो भाई ध्यान देना। तो 1907 की बात करेंगे, 7 में स्पष्ट रूप से याद रखेंगे टाटा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। 107 के बाद ध्यान रखिएगा, 135 के बाद, 135 के बाद ये सवाल भी आपके लिए खूबसूरत है, ध्यान देंगे।
कहता है भाई कि जमशेद जी टाटा द्वारा कहता है, जमशेदपुर स्थित कारखाना किन नदियों के बीच है? स्वर्ण रेखा। किसके किनारे? स्वर्ण रेखा। अब ऐसा क्यों है प्यारे, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर कारखाना झारखंड के एरिया में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्यों बनाए गए? क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर लौह अयस्क, क्या भाई? लौह अयस्क का भंडार था। और दूसरा यहीं पर याद रखेंगे, कोयला क्षेत्र भी नजदीक ही था। हरिया, कौन सा? हरिया, कौन सा? और जहां पर जमशेदपुर टाटा है, वहीं पर देश के सबसे बड़े लोहे खान में से एक, ध्यान रखेंगे, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में एक खान है जिसको हमने कई बार पढ़ाया था, नोआ मुंडी। कौन सा? नोआ मुंडी याद रखेंगे, लोहा क्षेत्र है, लोहा क्षेत्र है प्यारे। तो लोहा क्षेत्र है। दूसरा की लौह स्टील प्लांट बनाने के लिए कोयला की बड़ी आवश्यकता होती है, लोहा गलाने के लिए। तो कच्चा लोहा वहां नोआ मुंडी से प्राप्त हो जाता था। झरिया 100 किलोमीटर के अंदर है और झरिया से तुरंत वहां कोयला चल जाता, बगल में कोलफील्ड है। तो कोयला का कमी है ही नहीं, कच्चा लोहा का कमी है नहीं। अब बिहार जो है, हुमच के श्रमिक टाटा धनबाद पकड़ के चल जाता है। कितना इसको मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, एकदम एक से एक, एकदम है ना, मेहनती मजदूर की कोई कमी नहीं। तो श्रम में बिहार था, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक था, तो इसके पास श्रम की आवश्यकता थी नहीं, कमी था नहीं। और उसके बाद ध्यान रखेंगे, श्रमिक बहुत ज्यादा था, लेबर बहुत ज्यादा था, कच्चा लोहा था ही, कोयला था ही, और स्वर्ण रेखा में पानी है ये था। तो बिहार के युवा का जवानी और स्वर्ण रेखा का पानी मिल गया, बन गया लौह। तो स्टील प्लांट के लिए याद रखेंगे टाटा, इसीलिए टाटा पर लोग भरोसा इसलिए करता है, क्योंकि टाटा पर भरोसा इसलिए क्योंकि जिस समय टाटा की स्थापना हुई थी, उस समय ध्यान रखेंगे कि बिहार झारखंड एक था कि नहीं? ये तो हाल के 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक बड़े स्टील प्लांट की स्थापना हुई टाटा में, क्योंकि इसके पास लोहे की भी कमी नहीं थी, श्रमिक की भी कमी नहीं थी, कोयला का कमी नहीं था। और ये तीनों जहां होगा वहां स्टील प्लांट में याद रखेंगे डेवलपमेंट में कोई नहीं रोक सकता। इस लेकर ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे याद रखेंगे, देश का याद रखेंगे सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक किसकी स्थापना की गई? टाटा की। किसकी स्थापना? टाटा की। कब की गई भाई? 1907। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे प्यारे। कहता कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग कहां स्थित है? झारखंड। कहां पे? कौन सा? बोकारो। कौन सा? बोकारो है कि नहीं है? और झारखंड में सबसे खनिज संपन्न पठार बताए थे छोटा नागपुर। कौन पठार? इसे भारत का रूर प्रदेश कहते। भारत का क्या कहते प्यारे? क्योंकि यहां खनिज का कोई कमी है। भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड हमने बताया था झरिया। कौन? झरिया झारखंड में है कि नहीं? झारखंड के धनबाद में है। कहां पे है? तो झारखंड के धनबाद में कौन है? झरिया। इसके अलावा लोहा के लिए मैंने बताया था नोआ मुंडी। कौन? नोआ मुंडी याद रखेंगे, लोहा के लिए कहां पड़ता है? झारखंड। इसके अलावा झारखंड में ही यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा। कौन? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए कहां है भाई? झारखंड। इसके अलावा घाटशिला। कौन सा? घाटशिला झारखंड में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बताइए, घाटशिला तांबा के लिए कहां है? झारखंड। कहां? जादूगोड़ा यूरेनियम। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहां पे? झारखंड। कहां पे? नोआ मुंडी लोहा के लिए कहां? झारखंड। और झरिया कोयला के लिए कहां? तो बताइए, कोई खनिज की कमी है? जबकि लौह इस्पात उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई खनिज है तो उसमें प्यारे एक और है, अवरख। कौन? और सबको पता है कि अवरख हम कोडरमा से, कहां से? और गिरिडीह। कहां से? कहां से भाई? तो कोडरमा और गिरिडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? अवरख के लिए। किसके लिए? कौन कौन? कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा और, कोडरमा और, तो कोडरमा और गिरिडीह किसके लिए?
अवरक के लिए, किसके लिए? कन्फर्म ना। घाटशिला किसके लिए? तांबा। घाटशिला कन्फर्म ना। और जादू घोड़ा किसके लिए? यूरेनियम। जादू घोड़ा। तो बताइए सारे खनिज में संपन्न क्षेत्र है कौन भाई? कौन? झारखंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे। नेक्स्ट सवाल अभी बताए थे, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहां है? उड़ीसा। कहां? कौन सा? तो राउरकेला का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से? कौन सा? राउरकेला की बात करेंगे तो ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से, याद रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। कौन? बताओ कौन भाई? राउरकेला। कौन? जबकि इससे पहले मैंने बताया था भिलाई। कौन? भिलाई किसके सहयोग से? रूस। किसके सहयोग से? तो भिलाई स्टील प्लांट किसके? ठीक है, भिलाई किसके सहयोग से? रूस। जबकि दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर प्यारे ब्रिटेन। दुर्गापुर कन्फर्म ना। और ये तीनों स्टील प्लांट बने थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौमी पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 56 से क्या था? 61। 56 से 56, 1956 से 61। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, मतलब उतना पढ़िए जो आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि कंपटीशन में सदैव आप कितना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, टीचर कितना पढ़ाए कोई मतलब नहीं, आपको याद कितना है सेंटर पर पहुंचने के बाद वही मायने रखता है ना। तो ये ध्यान रखना है। 139 भी चलेंगे, अभी मैंने बताया था 139। देखिए ये सवाल, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थित है प्यारे? छत्तीसगढ़। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कौन सा? तो भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़। क्लियर ना? चल प्यारे ध्यान देना है। कहता है यहां पे कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहां पे? अब देखिए भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट यहां क्यों बनाया गया? अभी सवाल बार बार उठेगा। इसलिए बनाया गया क्योंकि प्यारे ध्यान, इसलिए बनाया गया भद्रावती स्टील प्लांट यहां पे कि भद्रावती स्टील प्लांट बनाने का मूल उद्देश्य जो था वो ध्यान रखिएगा, वो इसलिए था कि यहाँ पे लोहे की बहुत ज्यादा खान है। मैंने पढ़ाया था आपको कि कर्नाटक में ही भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट है। और कर्नाटक में मैंने आपको एक पठार पढ़ाया था, बाबा बुदन। कौन सा? और बाबा बुदन में एक जगह बताया था कुंद्रेमुख। कौन? जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन या कुंद्रेमुख किस राज्य में है? मतलब लोहे की खान यहां पर है। अब लोहा यहाँ कच्चा लोहा जब यहाँ निकल गया तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर प्लांट क्या क्या है, प्लांट का डेवलपमेंट या प्लांट का विकास करना जरूरी हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कर्नाटक में किया गया भद्रावती। चूंकि ध्यान रखेंगे भद्रावती एक नदी भी है और भद्रावती जगह भी है, तो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कारखाना इसलिए कर्नाटक में लाया गया क्योंकि यहाँ पर खनिज में, कच्चे लोहे में, ध्यान रखेंगे जहां धान ज्यादा होगा वही एरिया में ना मिल ज्यादा आपको मिलेगा, है कि नहीं है? मिल वही मिलेगा। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर कच्चे लोहे के भंडार मिले, इस लेकर भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की स्थापना की गई कर्नाटक में। कहां की गई? तो भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की स्थापना कहां की गई? कहां की गई? कहां की गई? कहां की गई? कन्फर्म।
टेंशन नहीं लेना है, बात समझे। हाँ, तो भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कहां पे, कंफर्म। तो जितना लोहा प्लांट था आपको बताया दिए गए। भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कर्नाटक, दुर्गापुर कहां पे, पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, बोकारो और टाटा झारखंड। टाटा कहां, तो टाटा कहां है, अब बोकारो कहां है। सर्वप्रथम याद रखेंगे लौह इस्पात की शुरुआत पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कब किया गया, 1874, 1800 और टाटा की स्थापना 1907, टाटा की स्थापना, तो प्यारे टाटा की स्थापना 1907, कंफर्म ना। आगे चलिए ध्यान देंगे 41 में, 41 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, रूस, सोवियत संघ। कौन भाई, पूर्व सोवियत संघ रूस, जिसे वर्तमान में रूस भी कहते हैं, उसे पूर्व यूएसएसआर भी कहते थे, सोवियत संघ रूस। तो बोकारो और एक और ध्यान रख, बोकारो कौन, और याद रखेंगे आपका भिलाई कौन। तो बोकारो और भिलाई किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से, किसके सहयोग से, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 41 के बाद, 41 के बाद याद रखेंगे, देखो भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस से स्टील हो गया, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संक्षिप्त इसको क्या कहते हैं, सेल, क्या कहते हैं, क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। जब देश आजाद हो गया और देश के लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग ध्यान रखेंगे डेवलपमेंट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे घरेलू स्तर पर, जैसे आपको एग्जांपल दें कि घरेलू स्तर पर देखेंगे कि हर एक राज्य अपना अपना क्रिकेट खेलता है, अलग अलग राज्य का एक अपना टीम होता है। उसी में आप देखते होंगे कि रणजी ट्रॉफी के लिए याद रखेंगे कि अलग अलग राज्य अपना खेलता है। लेकिन पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ध्यान रखेंगे स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय टीम को मजबूती देने के लिए बीसीसीआई। क्या, तो देश के अंदर बहुत सारे स्टील प्लांट थे और वो स्टील प्लांट देश आजादी के बाद सार्वजनिक, निजी क्षेत्र पर और सरकारी क्षेत्र पर, ये सारे के सारे नियंत्रण करने के लिए, जैसे ध्यान रखेंगे जैसे बैंक, कुछ सरकारी बैंक भी हैं और कुछ याद रखेंगे प्राइवेट भी है। जैसे आईसीआईसी बैंक, गौर कीजिएगा, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक, ये प्राइवेट है लेकिन इसका नियंत्रण आरबीआई के, किसके द्वारा, इन्हें की अपना मन, जो भी कंट्रोल किसके द्वारा, आरबीआई। आरबीआई को क्या है, सरकार की, सरकार के नियंत्रण में है, या सरकार के आप कह सकते हैं कि नियंत्रण में है कौन, आरबीआई। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और राष्ट्रीय याद रखेंगे, देश की सरकारी बैंक भी याद रखेंगे आरबीआई का ही नियंत्रण में रहती है और प्राइवेट भी। तो उसी प्रकार से देश की कंपनी, देश की जो कंपनियां थी, तो कुछ तो सरकारी कंपनियां थी, जैसे विमानन कंपनी में आप देखते होंगे कि विमानन कंपनी में एयर इंडिया या एयर इंडियन एयरलाइंस, ये याद रखेंगे भारत सरकार की सरकारी कंपनियां। बाकी देखेंगे कि कुछ निजी क्षेत्र के, जैसे स्पाइस जेट का नाम सुने होंगे, इंडिगो का नाम सुने होंगे, ये सारी प्राइवेट कंपनियां है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से सारी कंपनियों को नियंत्रण करने के लिए, अब कोई स्टील बेचेगा थोड़ा महंगा, कोई बेचेगा सस्ता, कोई बेचेगा घटिया, कोई बेचेगा, तो वो सब नियंत्रण लोकतांत्रिक देशों में सरकार के द्वारा होगा, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे हिसाब से बनता है। सरकार हम लोग बनाते हैं, जनता, और जनता के साथ गलत ना हो
इस लेकर ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे के सारे चीजों पर सरकार का नियंत्रण रहता है कि आप गलत ना करें। अब आईसीआईसी बैंक करे कि वो क्या करे कि वो आपसे जैसे आपको पैसा दे तो आपसे इंटरेस्ट ले एकदम पूरा दबा के ले, और वो जब उसको देने की आवश्यकता है तो वो उसमें कमी कर दे। तो ऐसा करने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के साथ क्या होगा? धोखा होगा। और हमने सरकार को बनाया इसलिए सरकार जो उस बैंक पर भी याद रखेंगे नियंत्रण खुद रखती है। तो उसी प्रकार से सेल बनाया गया और सेल भारत सरकार की है। किसकी है? भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी नाम सुने होंगे, तो तेल आता है क्रूड ऑयल, वो सरकारी कंपनियां है देश की ओएनजीसी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा गेल का नाम सुने होंगे, भेल का नाम सुने होंगे, सेल का नाम सुने होंगे, कोल इंडिया का नाम सुने होंगे। तो कोल इंडिया जो कोयला माइनिंग होता है वो सारे कोयला खदान पर नियंत्रण सरकार का है। अगर यहां लोहा निकल जाता है, यहां गैस निकल जाएगा तो नियंत्रण किसका होगा? सरकार का। किसका? और सरकार की कंपनियां यहां आके ध्यान रखेंगे काम करेगी। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि स्टील उद्योग के विकास के लिए ध्यान रखेंगे सेल बनाए गए। क्या बनाए गए? और इसमें सारे देश की लौह इस्पात कंपनी को संगठित करके नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ, जिसको सार्वजनिक रूप से हम क्या कहते हैं प्यारे? सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा सेल स्टील विकास के लिए सरकार। चलिए, बोकारो लॉ के तहत इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया प्यारे? तृतीय। कौन? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसको? बोकारो को। किसको? जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए। कितने स्टील प्लांट? 3 स्टील प्लांट लगाए गए, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मैंने किसका डेवलपमेंट किया? बोकारो। किसका? बोकारो। याद रखिएगा 143 के बाद ध्यान रखिएगा 144। चलिए फास्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है ढाका किस कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था? मलमल। कौन सा? मलमल के कपड़े के लिए याद रखेंगे प्रसिद्ध था। कौन भाई? ढाका। कौन? और फिलहाल बांग्लादेश सूती वस्त्र या कपड़े उद्योग में भारत के पड़ोसी देशों में याद रखेंगे प्रमुख देशों में से एक है। कौन? बांग्लादेश। कौन? और बांग्लादेश में जो कपड़ा होता था वो याद रखेंगे मलमल। कौन? मलमल। जैसे कपड़ा में मुख्य रूप से कपड़ा हम 2 प्रकार के, अब तो सिंथेटिक कपड़ा भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सूती और रेशम। सूती और कौन? सूती और, तो सूती का तो सबसे ज्यादा याद रखेंगे, और सिंथेटिक कपड़े, सूती और सिंथेटिक सबसे ज्यादा याद रखेंगे प्रयोग होता है। लेकिन याद रखेंगे उच्च क्वालिटी में याद रखेंगे सिल्क और मलमल के कपड़े यूज होते हैं, जो याद रखेंगे कि प्राइस उसका ज्यादा होता है, लेकिन उपयोग लोग करते हैं किसका किसका? तो सिल्क और मलमल। सिल्क और, तो मलमल का केंद्र जो था वो ध्यान रखेंगे कौन था? ढाका। कौन? ढाका। किसके लिए भाई? मलमल के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान देंगे कपड़ों की बुनाई को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेक्सटाइल की बात करेंगे, इसको आज ही समझाएंगे। सबसे पहले हम टेक्सटाइल की बात करेंगे तो ये कपड़ा मिल भी इसको कह सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा, एक सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा कपड़ा का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? इसलिए करता है क्योंकि ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल या कपड़ा मिले हैं वो महाराष्ट्र में। कहां पर हैं? और भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र याद रखेंगे मुंबई है। कौन है भाई? मुंबई। कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग याद रखेंगे कहां है भाई? मुंबई।
मुंबई के बाद सवाल उठता है कि मुंबई के बाद यहीं पर टेक्सटाइल मिल क्यों है। दूसरा है अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद को पश्चिम भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पश्चिम भारत का। और तीसरा यहीं पर गुजरात में है प्यारे, सूरत। कौन कौन? ये तीनों याद रखेंगे। भारत के सबसे बड़े सूती वस्त्र केंद्र और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल यहां मिले हैं ज्यादा। इसलिए मिले हैं ज्यादा क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है। कौन मिट्टी? और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास। क्या? अब बताइए कि कपड़ा बनने के लिए सबसे पहला जरूरी अगर कोई है तो वो है कपास। क्या? क्या? अगर कपास नहीं रहेगा तो कपड़ा बनेगा। इस लेकर कपास यहां बहुत ज्यादा है। किसान से यहां के व्यापारी कपास का याद रखेंगे, कपास खरीदते हैं और तुरंत अहमदाबाद, सूरत और मुंबई मार्केट में ये कपास चला जाता है। लोकल है और यहां पर तुरंत चला जाता है। ट्रक नॉर्मल गाड़ी से भी चला गया और बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो पहले उस रुई से, गौर कीजिएगा, उस रुई से पहले टेक्सटाइल मिल में धागा बनता है। क्या बनता है? और टेक्सटाइल जहां कंपनियां, वहां पर डाइनिंग मास्टर होता है, पेंटिंग मास्टर होता है और डिजाइनर होता है। डिजाइनर याद रखेंगे कंप्यूटर पर बैठ के डिजाइन करता है, किसको पीला देना, कि चेक में देना है, कि किस क्या देना है। ये ऑलरेडी अगर ये कॉटन है तो इसमें कलर कौन पड़ेगा, कौन, तो ये ध्यान रखेंगे। डिजाइनर होता है, फिर याद रखेंगे पेंटिंग मास्टर होता है, डाइनिंग मास्टर होता है। और ये सारी टेक्सटाइल याद रखेंगे, जहां कंपनियां हैं सूती वस्त्र का, वहीं पर सारे के सारे ये लोग होते हैं। और बड़े पैमाने पर धागा बनता है और धागा से फिर कपड़ा बनता है और कपड़ा से फिर प्यारे ध्यान रखेंगे कि स्पॉट लाइन की कंपनियां हैं। और वो कंपनियां ध्यान रखेंगे कि आदमी के साइज के हिसाब से कपड़ा बनाता है कि बच्चा का कपड़ा कौन बनाएगा, युवा का कपड़ा कौन बनाएगा, महिलाएं का साड़ी कौन बनाएगा। और इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि स्पॉट लाइन की कंपनियां याद रखेंगे कपड़ा बनाती है, जबकि कुछ कंपनियां केवल कपड़ा बनाती है, जैसे रेमंड और सियाराम देश की कंपनियां, ये दोनों केवल कपड़ा बनाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो स्पॉट लाइन की कंपनियां हैं वो शर्ट तैयार करती है और ये पूरे भारत और दुनिया के मार्केट में जाता है। अब क्या है कि बिहार भी इस उद्योग में यहां के लोगों को रोजगार मिला है। बिहार के अंदर कहीं टेक्सटाइल मिल नहीं है, कहीं पर कपड़ा बनता नहीं है, यहां कपड़ा सिलता है या तो कपड़ा बिकता है मार्केट में, है कि नहीं है? देखिएगा, बाजा बजा के बेचेगा, दिन में बोलेगा 200 रुपया में 2 गो, 200 रुपया में 2 गो, शाम होते हुए 200 रुपया में 4 गो, और 9 बते बोते बोलेगा कि 200 रुपया में सब ले जाओ, है कि नहीं? बिहार में याद रखेंगे। अब क्या है कि यहां से बिहार और यूपी श्रमिकों का एक बड़ा केंद्र है और यहां से श्रमिक गुजरात और महाराष्ट्र के लिए पलायन करते हैं और बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग यहां पर है। लोग कहते हैं कि बिहार में कपड़ा उद्योग क्यों नहीं है? यहां कपड़ा उद्योग आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं? क्योंकि जहां कपड़ा मिल होगा वहां पर ध्यान रखेंगे, वहां का मुंबई अहमदाबाद का क्लाइमेट है प्यारे, ह्यूमिडिटी रहता है। यहां जब धागा बनता है तो धागा टूटता कम है। अब बिहार में जब आएगा, यहां जैसा लू चलता है कि कुल धागे टूट जाएगा। और दूसरी बात, पहले यहां से कपास आएगा बिहार, फिर यहां कपड़ा बनेगा और फिर कपड़ा बिकने के लिए अगर विदेश अगर जाएगा तो सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। तो एक बार आओ फिर जाओ। मैं सीधा कहता हूं, लोगों से बहस करता बहुत सारा लोग कि बिहार में क्यों नहीं। अगर आपको दूध की आवश्यकता होती है तो आप अपने नीचे ऊपर से उतरते हैं, नीचे ले लेते हैं। वैसा ही पगला होगा जिसको 1 लीटर दूध की आवश्यकता होगा और चल जाएगा खगौल लाने के लिए या गांधी मैदान। हो जाएगा? अरे गांधी मैदान जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि जब कपड़ा यहां बनता है तो यहां से ही खाड़ी देश को बेच दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय मार्केट में हर एक जगह कोई भी, याद रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता चाहिए लोगों को।
आपको अगर महंगा मिलेगा आप नहीं लेंगे। इसलिए कर कोई भी कंपनियां और कोई भी देश कपड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया और सस्ता, तो बढ़िया और सस्ता तभी बनेगा जब ध्यान रखेंगे उसमें लागत होगी। इसलिए कर ये एरिया काफी डेवलपमेंट हुआ। और ध्यान रखेंगे आज भारत और जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन का भी याद रखेंगे शुरुआत किया जा रहा है। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो प्यारे याद रखेंगे अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से। अब बहुत सारा लोग कहता है कि पटना से भागलपुर कहन चला देगा, तो उस पर बकरिए न जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है ना बिहार में, अरे सब होगा, लेकिन यहां पर इस एरिया में बिहार और यूपी के लाखों लोगों को और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कभी नहीं आप देखेंगे कि बिहार में, पटना में आप देखें कि गुजरात का 10 आदमी घूम रहा है और गुजराती बोल रहा है। अब सूरत चले जाइए 80% आपको मिलेगा बिहारी, और अभी जाइएगा तो लगेगा कि पूरे बिहार है, होली चल रहा है ना। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन है? मुंबई। कौन? मुंबई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? 140 के 45 के बाद 146 में देख लेंगे क्या है। 146 में कहता भारत में, कहता है भाई कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता। कहां पे? अब देखो ध्यान दो, 1817 या 18 देख लीजिएगा, है ना, 17 ही होगा, 18 ठीक है। 1818 की बात करेंगे तो पहला कपड़ा मिल यही लगाया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? क्या हो गया था? क्या हुआ था? जैसे मेरे प्यारे तुम्हें वो भैंस रखा है, अब भैंस बच्चा दिया, अब बचवा मर गया, लेकिन तुम तो अब तो वो बच्चा, अब तो वो अनमैरिड नहीं है, भैंसिया है। अब तो अगर होगा कि पहला मर जाए चाहे बच जाए, तो अगर पहला बच्चा अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि हुआ था लेकिन मर गया था, है ना। तो पहला आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो है हाँ ऐसे ही है, मर गया था। पहला कपड़ा मिल प्यारे याद रखिए कहां खोला गया? कलकत्ता में। लेकिन वो क्या था? असफल था। क्या था? लेकिन कुछ साल बाद फिर 1854 में कावजी डाबर के द्वारा, याद रखेंगे कावजी डाबर कंपनी का नाम सुना है ना, चमनप्राश, झंडू बाम। तो कावजी डाबर के द्वारा 1854 में कहां लगाया गया? मुंबई में, जो याद रखेंगे सफल रहा। जो क्या रहा? सफल रहा। तो सफल सूती वस्त्र की शुरुआत कहां हुई? मुंबई में। कब हुआ था? 1854। 1854। जबकि कलकत्ता में 1818, और उस जगह का नाम था गोल्ड क्लस्टर। क्या नाम था? तो कलकत्ता के गोल्ड क्लस्टर में याद रखेंगे असफल सूती वस्त्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो असफल रहा था। जबकि सफल सूती वस्त्र की शुरुआत 1854 में मुंबई में। 1854 कहां पे प्यारे? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे प्यारे। यहां देख लो फिर वही सवाल है कि मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1800 किसके द्वारा आए हैं? कावजी, कंफर्म ना? तो कावजी डाबर के द्वारा कब भाई? 1800। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिए। 48 में क्या कहता है? कहता है प्यारे कि मशीनों के द्वारा कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो सीधा दिमाग में रखता है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है ना, कि भाई मशीनों द्वारा कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग। क्या कहते हैं? गिनिंग। ये स्टैटिक्स ज्योग्राफी टाइप का है, नॉर्मल। ये सवाल सब फिक्स याद रखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। गिनिंग करना याद रखिएगा तो बिनिंग मार दीजिएगा,
तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस तरह के सवाल को सीधा याद कर लेना, सीधा एकदम रटी ले लेना है ना। कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि आपको याद कर लेना होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत नहीं है। तो कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? गिनिंग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, अपना काम करो, लाइन ताइन कटते रहेगा। चलो, अभी तो गर्मी शुरू हुआ है, अभी तो पूरा कटेगा। आए हैं? हाँ, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई? देख प्यारे, एकदम आराम से समझो। ऊनी वस्त्र किसका? ऊनी वस्त्र, कौन वस्त्र? ऊनी वस्त्र की शुरुआत 1925 कानपुर में किया गया था। कहां किया गया था? 1925 में कहां किया गया था? कानपुर में ऊनी वस्त्र की शुरुआत की गई। किस वस्त्र का? ऊनी वस्त्र का। क्योंकि उत्तर भारत में ऊनी वस्त्र का बहुत बड़ा उपयोग 4 ही महीना में होता है, और भारत ऊनी वस्त्र का, याद रखेंगे, एक्सपोर्ट भी करता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि ऊनी वस्त्र की शुरुआत 1925 में कानपुर में हुआ था, और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और, प्यारे याद रखेंगे, कश्मीरी उलेन तो आप लोग देखते होंगे कि बिहार के कई क्षेत्रों में भी कश्मीरी उलेन का, याद रखेंगे, आपका स्टॉल लगता है। इसके अलावा पंजाब में 2 जगह हैं, याद रखेंगे, जिसमें आपका लुधियाना, कौन सा? लुधियाना का नाम सुने ना, और जालंधर, कौन सा? तो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, कौन भाई? तो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर कहां पड़ता है? कहां पे? पंजाब। कहां पे? कहां पे? तो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? है कि नहीं है? जबकि कश्मीर के, याद रखेंगे, कश्मीरी उलेन भी बड़े पैमाने पर, ध्यान रखेंगे, कश्मीरी उलेन का भी याद रखेंगे। इसमें कश्मीर का सबसे कीमती अगर कोई है ना, तो पश्मीना है। कौन? पश्मीना। कौन? पश्मीना ऊन, याद रखेंगे, ये किससे तैयार की जाती है? बकरी के ऊन से, है ना। तो बकरी के ऊन से कौन? पश्मीना। कौन? क्योंकि पहाड़ों पर, याद रखिए, एक जनजाति है बकरवाल। कौन? कौन? यही जनजाति इस बकरी को पालती है, और बड़े पैमाने पर इसमें जो आप कह सकते हैं कि ऊन टाइप का, या उसका जो धागा रेशा होता है, उसी का प्रयोग होता है। क्योंकि कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हाइट पर होता है, और ये काफी गर्म होता है, इस लेकर, और कम मात्रा में, इस लेकर ये आपके ऊनी कपड़े बहुत कीमती और कॉस्टली होते हैं, है ना। और दूसरी बात है कि ये हस्त होता है, मतलब ये हथकरघा से होता है, हाथ से होता है, इस लेकर इसमें मेहनत भी ज्यादा होता है, कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, और डिमांड ज्यादा है। इस लेकर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत, याद रखेंगे, पश्मीना उनकी क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। इसके अलावा कश्मीरी उलेन का भी देखेंगे कि अन्य उलेन की अपेक्षा इसका प्राइस ज्यादा होता है। तो ऑटोमेटिक है, ध्यान रखिएगा कि कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों याद रखेंगे कि उनके बड़े उत्पादक राज्य हैं। उनके बड़े क्या उत्पादक राज्य हैं। जबकि ऊनी वस्त्र की शुरुआत 1925 में कानपुर में, कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे, नेक्स्ट सवाल में कहता है कि बिहार के कौन सा जिला सिल्क कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? कौन? कौन भाई? कंफर्म ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे सिल्क, कौन सा? तो सिल्क के लिए याद रखिए प्रसिद्ध आपका कौन है? भागलपुर। और भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कर्नाटक। कौन? कौन भाई? और दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन चीन। कौन करता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कौन करता है? चीन। भारत में सबसे ज्यादा। अब बिहार में सिल्क के वेराइटी जो प्यारे है, उसमें सबसे पहला है मलबरी। कौन? मलबरी। कौन? मलबरी के बाद है एरी। कौन? एरी के बाद है मूंगा। कौन?
अब मूंगा के बाद है तसर। कौन? तसर का नाम सुने होंगे, तसर का नाम सुने ना। बिल्कुल सिल्क पतला जैसा होता है, कॉस्टली भी होता है, रख रखाव भी कॉस्टली है। तो सिल्क के प्रकार, सिल्क के क्या भाई, तो सिल्क के याद रखेंगे प्रकार की बात करेंगे तो सिल्क प्रकार में मलवरी। कौन? मलवरी के बाद एरी के बाद मूंगा के बाद तसर, मूंगा के बाद, मूंगा के बाद, कन्फर्म ना। जबकि भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक। कहां होता है? अब बिहार में भागलपुर, बिहार में, और विश्व में सबसे ज्यादा सिल्क। क्लियर ना? आज का सेशन 150 के साथ यहीं पर है ना। तुरंत बाद आपका हिस्ट्री भी होगा, है ना। क्योंकि ये आपात स्थिति हम इसलिए संभाले क्योंकि सर जब आ रहे थे तो थोड़ा जाम लग गया था, इस लेकर तुरंत हमको आना पड़ गया। क्योंकि क्लास खाली रहता तो प्रॉब्लम था, इसलिए अगर पहले ही हम आ गए सर्जिकल स्ट्राइक के लेकर, है ना। चलिए, तो इसके बाद आपका हिस्ट्री होगा।